हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आपके साथ बाय मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि एक यंगमैन स्टोरी है। और गाइस, मेरे दो और चैनल है लव स्टोरी टेलर, उस पर भी मैं अपडेट करती हूँ वांगशन स्टोरी वेम्पायर वर्ल्ड की, और मैं उस पर वेंजू भी शेयर करती हूँ, उसे जाके ज़रूर सुने। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो हमारा वांगची अपने रूम में आके पीसफुली सो जाता है। सुबह उसकी नींद खुलती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसके पैर में काफ़ी दर्द था। तो वो देखता है कि उसकी जो नौकर होते हैं ना, उसके खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान लेके के आए होते हैं, लेकिन उसे अपने ओमेगा सर्वेंट के हाथों से कुछ नहीं खाना था। अब उसका दिल ना और उसकी जो आंखें थी वो ना बाहर ही टिकी हुई थी कि कब विभूषण आएगा। लेकिन उस दिन ना विभूषण आता नहीं है। वो उठता है और आसपास सैर के लिए निकलता है। वो अपने शिजे और जंगचा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो सारे बैठे होते हैं, वहाँ पर लेन शिचन भी होता है कि तभी वहाँ पर एक ओमेगा सर्वेंट भागा भागा आता है, और वो हीलिंग पेट्रियार्क को कहता है कि जो ओमेगा लन वांगची है, यानी कि लवांगची है, वो आपको बुला रहे हैं। तो हीलिंग पेट्रियार्क कहता है, क्या बात हो गई, क्या उनकी तबीयत ठीक है? लेन शिचन भी कहते हैं, क्या वांगची ठीक है? तो वो कहते हैं, वो खाना नहीं खा रहे। उन्होंने कहा है कि जब तक आप नहीं आएंगे और आप उन्हें खाना नहीं खिलाएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा है कि आपने उन्हें प्रॉमिस किया था कि आप उनके इंजर्ड होने तक, यानी कि जब तक उन्हें तकलीफ़ है, उनके पाँव में दर्द है, आप उनका ख्याल रखेंगे। यह बात सुन के यीलिंग का पैट्रियार्क यानी कि विभूषण काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि उसके दिमाग से, उसके जहन से ये बात निकल गई थी कि उसे लवांगची के पास जाना है। तो वो कहता है, लवांगची से कहो कि वो खाना शुरू करे, मैं उसे ज्वाइन करूँगा। तो वो जो ओमेगा सर्वेंट होती है वो हाफते हुए कहती है, वो खाना नहीं खा रहे, और वो बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर आप उन्हें खाना खिलाने नहीं आए तो वो सारा खाना बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सुबह से भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, बस वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात सुन के सारे शॉक्ड होते हैं, और जंगचा टीस कर रहा होता है। वहाँ पर आसपास वो मोटा डीमन भी होता है, और वो कहता है, कितना सिली है ये ओमेगा, हमारे हीलिंग पेट्रियार्क को इस तरह से तंग कर रहा है, वो भी एक खाने के लिए। अगर ये हमारा एम्परर का आगे आने वाली एम्प्रेस बन जाएगा तो ये कितने ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करेगा। तो हीलिंग पेट्रियार्क हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वो मेरी होने वाली एम्प्रेस है। तो इतना नखरे तो चलते ही हैं, और वैसे भी एक तरह से देखा जाए तो वो आप लोगों का सेकेंड एम्परर है, तो थोड़े से जो टेंट्रम्स हैं उसके सहने पड़ेंगे। आखिर शादी जो लेंसेक्ट में की है। तो लेंशिचन खड़े होते हैं, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं अपने ब्रदर की हरकतों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमने बताया ना, आजकल उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा सा वो चीज़ों को भूल गया है, और इसलिए लवांगजी अक्सर इस तरह की हरकतें कर देता है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा, एक पेशेंट समझ के। ये समझिएगा जैसे वो मरीज़ है और उसे कोई बीमारी है। यीलिंग पेट्रियार्क कहता है, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है जब वो इस तरह से टेंट्रम थ्रो करता है, इस तरह से नोकझोंक करता है, और मुझसे डिमांड करता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं। मुझे तो लगा आपका जो ब्रदर है वो बहुत ही बोरिंग किस्म का होगा, और तो और वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, कभी वो मुझसे ज़रूरत के सामान के लिए डिमांड भी नहीं करेगा। पर इंटरेस्टिंग, वो तो चाहता है कि सुबह के ब्रेकफास्ट भी मैं उसे अपने हाथों से कराऊं। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मुझे लगता था हम डीमंस में ही काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है। एक्चुअली हमारा लव अफेक्शन बहुत अलग किस्म का होता है, लेकिन आपकी प्योर रेस में भी कोई तो है जो रोमांटिक है। लेंसिचन, उनके कान लाल हो जाते हैं ये बात सुन के कि कोई तो है जो रोमांटिक है। वहाँ पर जो जंगचा होता है वो जिवजन से कहता है, क्या आप भी अपने ब्रदर की तरह रोमांटिक और डिमांडिंग हैं? लेंसिचन जो है वो स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। जंगचा कहता है, ओह, पर मैं ऐसा हूँ। वैसे आप काफ़ी कूल हैं। वैसे कि लेंसेक्ट की अगर रोल हटा दिया जाए तो मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं। जंगचा एक ओमेगा था, और यहाँ पर उसे जो लेन शिचन होते हैं वो काफ़ी पसंद आ गए थे, और वो उन्हें अक्सर फॉलो किया करता था, उनके आसपास घूमा करता था। यहाँ पर विभूषण हमारे लंजा से मिलने जाता है। लंजा ने वहाँ पर सबको झुकने के लिए बोल दिया था। सारे के सारे घुटनों के बल बैठे हुए थे और उससे कह रहे थे कि प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, लेकिन लवांगजी मुंह बनाकर बैठा था पाउटी लिप्स से, और अपने एक नौकर को कहता है, जाके देखो, अगर वो आ जाएंगे तो मुझे बताना। लंजा ने कुछ भी नहीं खाया था, एक भी चीज़ की तरफ देखा ही नहीं था।
लेकिन जैसे ही विंग आता है वो सबको कहता है आज सबको पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि यीलिंग पैट्रियार्क लेट से आए हैं। तभी यीलिंग पैट्रियार्क वहाँ एंट्री लेता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे सेकंड मास्टर लैन, आप इतने कठोर मत बनिए। मैंने सुना है हेंगुएनजन किसी को बिना गलती की सज़ा नहीं देते, और मेरी गलती की सज़ा आप इन्हें क्यों दे रहे हैं? भूल मैं गया था तो आपको सज़ा मुझे देनी चाहिए। लवांगची मुंह बनाते हुए दूसरी साइड देखता है और कहता है, तुम लेट आए हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, मेरी टांग पे लगी हुई है, तुम मुझे पूरा दिन ख्याल रखोगे, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन देखो, मुझे पता चला तुम उस बैंगन के साथ बैठे हुए थे, वही वो जामनी कपड़ों वाला, और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। आज तुमने मुझे इग्नोर किया है, इसलिए तुम्हारी सज़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं इन लोगों को ज़रूर दे सकता हूँ। वी वुजियान वहाँ आता है, खाने की टेबल को अपने हाथों में लेकर वो वांगची के पास बैठता है और वो वांगची के मुंह के पास एक कटोरे में से ली सूप को लेके जाता है। वांगची अपना मुंह फेर लेता है तो वी वुजियान कहता है, क्या हुआ, अब भूख नहीं है, खाना नहीं चाहते? कोई बात नहीं, नहीं खाना तो मैं रख देता हूँ। तभी वांगची कहता है, नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो खिलाओ खिलाओ। अच्छा, मैं अब उधर उधर मुंह नहीं करूँगा। तो वो वांगची को प्यार से सूप पिलाने लगते हैं। उसके बाद वो वांगची को काफ़ी सारी टेस्टी स्टार्टर खिलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर खाने में रखी हुई थी, जैसे कि हेल्दी सैंडविच था और ना जाने कितनी सारी चीज़ें थी, बहुत प्यार से उन्होंने रखी हुई थी। वांगची उन चीज़ों को खाता है जिसे वी वुजियान अपने प्यार से अपने हाथों से खिला रहा होता है। दोनों की नज़रें एक दूसरे के अंदर होती हैं। वांगची के कान गुलाबी होने लगते हैं और वी वुजियान को काफ़ी हंसी आ रही थी। वांगची कहता है कि पर तुम्हारे हिस्से की पनिशमेंट इन्हें मिलेगी। जब वांगची खाना खा लेता है, वी वुजियान उसके चेहरे को पोंछता है और कहता है, अगर तुम इन्हें पनिशमेंट देना चाहते हो, जो गुनाह इन्होंने किया भी नहीं, तो पनिशमेंट मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ का हकदार हूँ। और वी वुजियान वहाँ घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देख के वांगची सरप्राइज हो जाता है कि इतना बड़ा यीलिंग पैट्रियार्क, इतना बड़ा डीमन रेस का एम्परर उसके सामने इस तरह से बच्चों की तरह घुटनों पर बैठा है और बेगुनाहों को, बेकसूरों को जो सज़ा मिली है वहाँ पर उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। वांगची ये देख के अमेज्ड फील कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वी वुजियान का ऐसा भी चेहरा होगा। वो फटाफट से अपने वी वुजियान को खड़ा होने के लिए कहता है और अपने सर्वेंट्स को भी कि तुम जाओ, वरना यीलिंग पैट्रियार्क भी तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे। वो सारे के सारे डर जाते हैं कि कहीं उन्हें डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा न मिल जाए, क्योंकि एक एम्परर का इस तरह से घुटनों पर बैठना बहुत ही अजीब सा माना जाता था। उन लोगों को डर था कि कहीं ये ना हो कल को हमारे सिर कलम करा दिए जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जो एम्परर हैं उन्हें ज़मीन पर बैठने दिया, वो भी घुटनों के बल। वांगजी फटाफट से विंग को उठाता है। उसे लंगड़ा लंगड़ा के वो बेड से उतर ही रहा था कि विंग उठता है और वांगजी को सहारा देता है। वो वांगजी को गोद में उठाता है और कहता है, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ, इन लोगों को भी माफ़ी दो। फटाफट से वांगजी सबको माफ़ी देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। वांगजी की जो 2 पर्सनल मेड थी वो वांगजी के साथ चल रही होती है और वी वुजियान वांगजी को अपनी गोद में उठा लेता है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। ये एक छोटे बच्चे को जैसे हम फटाफट से अपनी बाहों में भर लेते हैं, ऐसे ही वो वांगजी को बाहों में भरता है और कहता है, आज तुम्हें कहाँ जाना है? वांगजी कहता है, मुझे पूरा का पूरा क्लाउड रेसेस घुमाओ। विंग उसकी फरमाइश को पूरी करता है। विंग की बाजुओं में काफ़ी दम था और वांगजी काफ़ी स्लिम ट्रिम था और विंग काफ़ी स्लिम ट्रिम होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो वांगजी को इस तरह से एक बेबी को जैसे उसने गोदी में उठाया हो वो उसे लेके चलता है। वांगजी बहुत देर तक कचर करके स्ट्रॉबेरी खाता है और वो अपनी झूठी स्ट्रॉबेरी विंग के मुंह में डाल देता है। विंग कुछ नहीं कहता। वो विंग से कहता है कि चलो ना क्लाउड रेसेस के पहाड़ पे चलते हैं, वहाँ पर बहुत ठंडा ठंडा पानी है, उसमें पैर डाल के बैठेंगे, शायद इससे मेरे पैर का दर्द ठीक हो जाए। और वहाँ पे जो कोल्ड पोन है ना वो जख्मों को हील करता है। विंग कहता है ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वांगची को इस तरह से गोद में उठा के घूम रहा होता है जिसे देख के लैन शिचन का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शादी से पहले इस तरह से इन दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियाँ हो जाएंगी, और तो और ये खुलेआम एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के कैसे घूम रह सकते हैं। लैन शिचन देख रहा होता है कि उसका भाई जो है वो विंग के मुंह में अपने झूठे स्ट्रॉबेरीज और अपने झूठी चीज़ें डाल रहा था, लेकिन वो अपना सिर हिलाते हैं और सोचते हैं, वांगजी तुम्हें क्या हो गया है? तुम लेन सेक्ट के जितने भी एटिकेट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, रूल्स हैं,
सबको बर्बाद कर चुके हो, लेकिन ये जो डीमन वर्ल्ड का एम्परर है, इसने एक बार भी तुम्हारी इन नादानियों को जो है गलत नहीं समझा और सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। भला हो कि शुक्र है कि हमने डीमन एम्परर जो है वी विजन, उससे तुम्हारी शादी तय की है। अगर किसी राइटेजियस प्लेस पे तुम्हारी शादी तय होती तो अब तक वो लोग ये रिश्ता तोड़ के चले गए होते। ये चीज़ें अभी लेन शिचन के मन में ही चल रही थी कि वो एकदम से देखता है लेन चिरन वहाँ जाते हैं और वो कहते हैं, चिरन वांग जी इस तरह से यिलिंग पेट्रियार्क की गोद में। तो वो कहता है, वांग जी अंकल, वो बो करता है, नमस्ते करता है और फिर बोलता है, वांग जी को कल अंकल चोट आ गई थी और इसलिए यिलिंग पेट्रियार्क उसे ऐसे लेके घूम रहे हैं क्योंकि वो चोट यिलिंग पेट्रियार्क की वजह से आई थी और वांग जी चाहता है कि वो उसे सारी जगह घुमाए इसी तरह से, ताकि यिलिंग पेट्रियार्क अपनी गलती के पश्चाताप भी कर ले और वांग जी जो है वो बोर भी फील ना करे। और अच्छा ही है ना, इनकी कुछ दिनों में शादी होने वाली है, तो इस तरह की नज़दीकियाँ और एक दूसरे को जानना इन दोनों के लिए बेनिफिट ही देगा। लेकिन लेनचरन कहते हैं, कोई गड़बड़ हो गई तो लेनचरन कहता है, इन दोनों को देख के लगता है आपको कोई गड़बड़ होगी? देखो ना वांग जी कितना खुश हैं यिलिंग पेट्रियार्क की बाहों में। वो यिलिंग पेट्रियार्क को आसपास के नज़ारे, आसपास कैसा होता है, कितने खड़ूस हैं उसके अंकल, 3000 रूलों ने उन लोगों की कितनी बैंड बजा रखी है, ये सब बता रहा होता है। फिर वो वांग जी को कोलपुन ले जाते हैं। वांग जी के पैरों पे से जो उसके ट्राउज़र्स होते हैं उन्हें ऊंचा करते हैं घुटनों तक और वो दोनों के दोनों अपनी अपनी टांगों से ट्राउज़र्स को ऊंचा करके बहुत देर तक कोलपोन में बैठते हैं। कोलपोन में वो एक दूसरे के साथ बैठ के रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तभी वांग जी कहता है कि हाँ, यहाँ आके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीन जो है वांग जी को कोलपोन के बारे में उसकी नौकरानी ने ही बताया था सुबह कि हीलिंग के लिए वो जगह बहुत अच्छी है और वो लोग अपने दर्द को, अपने घाव को भरने के लिए अक्सर वहाँ जाया करते थे। यिलिंग पेट्रियार्क वांग जी की तरफ देख रहा होता है। एकदम से वांग जी को खांसी सी आ जाती है क्योंकि वो बार बार स्ट्रॉबेरी कच 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 करके खाया जा रहा था। वो वांग जी की बैक को रब करते हैं। वांग जी काफ़ी बुरी तरह से खांस रहा था। वो वांग जी की बैक को रब करते हुए कहते हैं, आराम से खाओ। और जब वो वांग जी की बैक को रब करते हैं और जो उन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सा टाइम होता है, एक इंटीमेट सा टच होता है और जो वो चुप्पी होती है, वो जो एहसास होता है ना, वो बहुत अलग था। वांग जी भी थोड़ा सा घबरा गया था और वींग भी, उसे लगता है मुझे उसे ऐसे टच नहीं करना चाहिए। तो वांग जी एकदम से बोल पड़ता है, अरे अरे मुझे कमर पे खुजली भी हो रही है, जरा किधर खुजली करना। और वो वींग से पूरी कमर पे अपनी खुजली कराता है। कभी कहेगा इधर करना, कभी कहेगा उधर करना, कभी कहेगा हाँ नीचे नीचे, यहीं यहीं यहीं। और वींग को ये चीज़ें बहुत ऑकवर्ड लग रही थी कि कितने बड़े सेक्ट का लड़का ऐसे बेशर्मों की तरह उसे खुजली करवा रहा है। लेकिन वांग जी तो वांग जी था, वांग जी से टक्कर कौन लेता। और वांग जी ये चीज़ का भरपूर आनंद उठा रहा था। वो अपनी जो नौकरानी होती है उसे भुट्टे भुनने के लिए बोलता है क्योंकि कोल्ड पोन काफ़ी ठंडा था और यहाँ बैठ के भुट्टे खाने का अलग ही मज़ा होता। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके भुट्टे खाते हैं। जो वांग जी होता है वो वींग को भी भुट्टा ऑफर करता है। वो कहता है एक एक करके भुट्टा बनाओ ताकि वो दोनों शेयर करके भुट्टा खा सकें। वांग जी को ये टाइम काफ़ी कूल लग रहा होता है। फिर वो अपने पैरों को पानी में से निकाल लेता है और वो यिलिंग पेट्रियार्क को मुंह बनाते हुए कहता है, मैं थक गया, मुझे तुम्हारी गोद में लेटना है। यिलिंग पेट्रियार्क उसका सिर आराम से अपनी गोद में रखते हैं और कहते हैं, तुम इतने बच्चों की तरह टेंट्रम्स क्यों थ्रो करते हो? वांग जी कहता है, मैंने कब बच्चों की तरह थ्रो किया? मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ टाइम बिताना। तुम्हारे आसपास वो डीमन, वो राक्षस हर वक्त घूमते रहते हैं और तुम मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। तुम कभी भी मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता है? तुमने मुझे धक्का दे दिया और मैं इतनी दूर जाके गिरा था। तुमने बिल्कुल भी मेरी परवाह नहीं की। तो वो वांग जी की चीख को सहलाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इतना नहीं जानता और मुझे लगा शायद तुम ड्रामा कर रहे होगे कि तुम्हारी शक्तियाँ यूज़ करनी नहीं आती, क्योंकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं जिसे अपनी शक्तियाँ यूज़ करनी नहीं आती हो। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें बताया तो है मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ। वींग उसकी नोज़ को पिंच करता है और कहता है, हाँ हाँ पता है मुझे। और वो मन में सोचता है, उफ, ये कब तक इसकी याददाश्त ऐसे जाए रहेगी और कब तक ये ऐसी बेतुकी बातें करेगा। तभी लवांग जी जो है वो एक तितली को देखता है जो उसके आसपास आके बैठती है। वो बहुत खूबसूरत होती है और वो उसे देख के कहता है, वो बटरफ्लाई। और वो उसे हाथ में पकड़ के यिलिंग पेट्रियार्क को दिखाता है।
हीलिंग पेट्रियार्क कहता है इसको जाने दो, लेकिन वांगजी जो है वो कहता है बट ये बहुत खूबसूरत है। हीलिंग पेट्रियार्क कहता है कोई बात नहीं, खूबसूरत चीज़ें हवा में उड़ती ही अच्छी लगती हैं, उन्हें अपने पास कैद करोगे तो उनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और वांगजी उस तितली को उड़ने देता है। वांगजी देखता है वहाँ थोड़ी देर में बहुत सारी तितलियाँ उनके आसपास ऐसे ही घूम रही होती हैं, फूलों के पास जा रही होती है। वांगजी जो है वो उन्हें देख के बच्चों की तरह खिलखिला रहा होता है कि हीलिंग पेट्रियार्क जो है वो उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है अच्छा ये बताओ, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम टाइम पास करने के लिए क्या करते थे? वो कहता कि जब मुझे चोट लगी थी उसके बाद 2 दिन तक तो अंकल ने मुझे सोने के लिए दवाई दी थी, और ना जाने मैं कितने टाइम तक सोता रहा। और जब भी मैं उठता था और मैं उनसे कुछ भी पूछता था वो लोग मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करते थे, जैसे तुम मेरी बातों पे यकीन कर लेते हो। अंकल और ब्रदर तो कभी नहीं करते थे। तो विंग मन में सोचता है बड़े अफसोस की बात है, बट मैं भी अभी तुम्हारी इन बातों पे यकीन नहीं करता। तो वांगजी उसे कहता है तुम्हें पता है जब हमारे यहाँ पर कोई शादी करना चाहता है ना तो वो चर्च में जाके शादी करता है, और वो ड्रेसअप पहनता है, वाइट गाउन होता है, लड़कों का सूट होता है, पता नहीं यहाँ पर शादी में क्या पहनते होंगे। तो विंग कहता है हमारे में रेड ड्रेस होती है, तुमने जो भी कहा उस तरह से कोई भी सूट वूट नहीं होता, हमें रेड रोब होते हैं, तुम्हारा चेहरा वेल से ढका जाएगा। पर वो कहता है मैं तो एक मर्द हूँ ना। तो वो कहता है लेकिन तुम ओमेगा हो, और तो और तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, मैं टॉप हूँ, इसलिए मैं अपना चेहरा जो है वो घूंघट से नहीं ढक सकता, लेकिन तुम्हें वेल करनी होगी। वांगजी मुंह बनाता है और कहता है क्या है, इससे अच्छा तो हम सूट पहनते और शादी करते। विंग हंसता है और कहता है पता नहीं तुम कैसी बातें करते हो। फिर वो विंग की जो है चेस्ट को देखने लगता है। उसकी चेस्ट बहुत ही ज़्यादा वाइट और मिल्की थी। वो पूछता है क्या तुम वैक्स कराते हो? विंग कहता है वैक्स, वो क्या होती है? वांगजी कहता है तुम्हारी चेस्ट पे बाल नहीं, मैंने सुना है डीमन तो बहुत ज़्यादा रीच होते हैं, उनके शरीर पे तो इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम और मैनली भी। विंग कहता है पहली बात मुझे नहीं पता तुम ये क्या पूछ रहे हो, और दूसरी बात मैं कोई भालू नहीं हूँ जिसके शरीर पे इतने सारे बाल होंगे, मैं डीमन हूँ, लेकिन मैं इंसान जैसा दिखता हूँ। तुम क्या चाहते हो, मैं कोई बंदर या फिर रीछ जैसा दिखने वाला बहुत बड़े बड़े बाल लेके घूमने वाला होता? हाँ। वांगजी कहता है पर मुझे ऐसा लगता था कि तुम जो हो वो बहुत डरावने दिखते होगे, तुम्हें देख के लड़कियां भाग जाती होंगी, और तुम तो बहुत हैंडसम हो। वांगजी को देख के विंग बोलता है मुझे भी तुम्हें देख के लगता था तुम कोई खड़ूस से लड़के होगे जिसकी नाक हमेशा ऊंची रहती होगी और जो अपने अंकल की आज्ञा का पालन करता होगा, और दूसरे बंदों से बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता होगा। पर तुम्हें देख के तो मुझे सच में बहुत अजीब लगता है। पर तुम्हारा वो नृत्य मुझे बहुत पसंद आया था जो तुमने किया था। वांगजी कहता है जैसे ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे ना तो मैं शादी वाले दिन स्पेशल परफॉर्मेंस दूंगा। विंग कहता है क्या? नहीं 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 नहीं, शादी वाले दिन ऐसा कुछ मत करना, वो एक्चुअली ना लोगों को ब्राइड का इस तरह डांस करना अच्छा नहीं लगेगा, तुम मुझे पर्सनल में अपना वो नृत्य दिखाना, मैं बहुत इंजॉय करूँगा। वांगजी कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें पर्सनल में डांस करके दिखाऊंगा, लेकिन सच में मेरा मन था कि मैं अपनी शादी में परफॉर्मेंस दूँ। विभूषण कहता है परफॉर्मेंस? वांगजी कहते हैं भाई नृत्य करो। विंग कहता है नहीं नहीं, शादी में ऐसा कुछ मत करना, वरना डीमन वर्ल्ड के लोग सोचेंगे तुम कोई पागल हो। वांगजी कहते हैं क्यों, मैं क्या पागल लग रहा था? वो तो हमारे यहाँ का सबसे एडवांस डांस है, तुमने नहीं देखा क्या? 2022 में तो ऐसे डांस के लिए लड़कियां मरती हैं और हुटिंग करती हैं। विंग कहता है ओके ओके, लेकिन इस ज़माने के हिसाब से वो डांस इनअप्रोप्रिएट है, तुम्हें इस ज़माने के हिसाब से चीज़ें सीखनी होंगी। वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है, पुराने ज़माने में कंटेम्प्रेरी डांस ज़्यादा चला करता था, और मैं थोड़ा सा हिप हॉप, बी बॉइंग ये सब ज़्यादा करता हूँ, और मैं ब्रेक डांस ज़्यादा करता हूँ। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है, बस वो बेचारा गर्दन हिलाता है और कहता है क्या तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है? वांगजी कहता है गिटार आता है। विंग कहता है तुम पीपा बजाना सीखो। वांगजी कहता है पीपा, वो क्या होता है? वो कहता है होता है कुछ, तुम बस वो बजाना सीखो, फिर तुम देखना, तुम जब वो स्मूथ सा प्यारा सा बहुत ही भव्य से डांस करोगे तो देखना लोग कितना खुश होंगे। वांगजी कहता है पर हमारे जो टाइम है ना उसमें ये डांस नहीं चलता, उसमें ब्रेक डांस चलता है, लॉकिंग बॉपिंग बी बॉइंग और ये सारी चीज़ें चलती हैं।
विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहता है, और वो कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे, और वो बात को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करता है। वांगजी कहता है क्या हमारी शादी में हम केक भी काटेंगे? विंग ने तो केक वर्ड सुना ही नहीं था। वो कहता है ये क्या होता है? वांगजी कहता है क्या तुमने कभी केक नहीं खाया? ओह तुम कितने गरीब हो, हमारे यहाँ तो गरीब भी पेस्ट्री तो कम से कम खा ही लेते हैं। विंग उसे घूर के देखने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है मैं डीमन वर्ल्ड का एम्परर हूँ और मैं गरीब हूँ? तुमने मुझे बिल्कुल ही भिखारी समझ लिया है। वांगजी कहता है मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं उस वर्ल्ड से यहाँ आया हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ ना तो नेट है, ना मोबाइल चलता, ना इंटरनेट है, मेरे पास तो मेरे गैजेट तक नहीं। और जब मैं होश में आया तो मैंने अजीब अतरंगे से कपड़े पहने हुए थे, मेरे बाल मुझे नहीं पता, आंख बंद होते ही मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए। विंग कहता है सब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है तुम्हें जो इम्पीरियल डॉक्टर है उसकी दवाइयाँ अच्छे से लेनी चाहिए। वांगजी कहता है तुम्हें भी मैं पागल लगता हूँ ना? सबको मैं पागल लगता हूँ, कोई मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करना चाहता। तभी विभूषण उसका हाथ पकड़ता है और कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करता हूँ बस। और वो वांगजी को फिर से गोदी में उठाता है और वो लोग वापस से नीचे की तरफ आने लगते हैं। वो लोग लंच के लिए अब तैयार हो रहे होते हैं। वो ऐसे ही वांगजी को उठाकर डाइनिंग हॉल में लेके जाता है जहाँ पर वो सारे के सारे बैठ के लंच के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। लंच चिचन और बाकी की जो दानव सेना है, लेन के डिसिपल्स हैं, वो सारे बैठे होते हैं। फूड बहुत तरीके का होता है और वो लोगों ने डीमंस के लिए भी काफ़ी फूड अल्कोहल मंगवाई हुई थी। वो सारे के सारे वहाँ पर बैठते हैं। लवांगजी जो है उसे विंग के साथ ही बैठा दिया जाता है। वहाँ पर लवांगजी को देख के लेन शिचन का बीपी तो एकदम हाई चला गया था, लेकिन वो बेचारा अपने आप को कंपोज करता है। वो अपने गुस्से को पी रहा होता है। लवांगजी जो है वो बैठता है, विंग जो है वो उसे प्यार से कुर्सी पर बैठाकर उसके साइड में बैठता है और लवांगजी की प्लेट में खाना परोसने लगता है। वो अपने हाथों से अपना भी खाना खाता है और वो एक बाइट वांगजी को खिलाता है, एक बाइट खुद खाता है, फिर वो एक बाइट फिर से वांगजी को खिलाता है और दूसरी बाइट खुद खाता है। ये देख के लेन शिचन मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये सूरज जो है वो आज अलग डायरेक्शन से कैसे हो गया। वांगजी विभूषण के हाथों से खाना खा रहा है। कुछ दिन पहले तो ये शादी से मना कर रहा था और आज ये विंग की बाहों में ऐसे घूम रहा है और उसे थोड़ा डर लगता है कि अगर किसी और सेक्ट ने ये चीज़ें देखी या डिसिपल्स ने ये चीज़ें देख ली तो कल को कोई रूमर ना उड़ा दे, कोई बात ना हो जाए। तो वो वांगजी को कहता है वांगजी अगर तुम्हारे पैर में लगी है तो तुम्हें अपने चैम्बर में रुकना चाहिए, अपनी जिंगशी में रुकना चाहिए, तुम्हें इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। और तुम यीलिंग पेट्रियार्क को भी तकलीफ दे रहे हो और ना जाने आने वाले सेक्ट क्या क्या बातें सोचेंगे कि तुम किस तरह से आवाराओं की तरह क्लाउड ड्रेसेस में इधर उधर घूमते थे। ये शादी से पहले अनुचित है, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए आज के बाद यीलिंग पेट्रियार्क मेरी आपसे गुजारिश है, आप वांगजी के चैम्बर में नहीं जाएंगे और वांगजी तुम भी यीलिंग पेट्रियार्क के साथ नहीं घूमोगे। यीलिंग पेट्रियार्क कुछ नहीं बोलता, लेकिन वांगजी एकदम से उसे गुस्सा आ जाता है और वो खाने की प्लेट पे जोर से चम्मच मार के कहता है आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम दोनों की शादी होने वाली है कुछ टाइम में और मैं इन्हें अच्छे से जान रहा हूँ, मेरे पैर पे चोट लगी है, मैं इन्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा, कितनी गलत बात होगी, मैं इन्हें जानना चाहता हूँ और ये कोई गलत इंसान नहीं है, ये मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं। यीलिंग पेट्रियार्क उसे शांत करता है। वांगजी जो है उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है क्या कभी मैंने या आपने एक दूसरे को गलत थॉट के साथ या गलत विचारों के साथ कभी सोचा या कुछ भी ऐसा किया जिससे हम दोनों एक दूसरे को शर्मिंदा कर दें? किस तरह से अंकल मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? अंकल आप होते कौन है इस तरह से मुझ पे लालचा लगाने वाले? वांगजी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। विंग ये देख के हैरान हो जाता है। लेन शिचन कहते हैं वांगजी तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, अब तुम 24 घंटे तक भूखे प्यासे रहोगे और अपने कमरे में बंद रहोगे, ये मेरा फाइनल वर्डिक्ट है। ये देख के विभूषण को अच्छा तो नहीं लग रहा होता, लेकिन वो नेफ्यू और जो ये अंकल थे इनके बीच में आना नहीं चाहता होता। तो वांगजी को वहाँ पर उसके सर्वेंट्स वापस लेके जाने की कोशिश करते हैं और वांगजी जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है आप सबने मुझे यहाँ जेल में कैद कर दिया है, पता नहीं मैं क्यों आप लोगों को ढूंढते ढूंढते इस वर्ल्ड में आ गया, इससे अच्छा तो मुझे अपनी जान दे देनी चाहिए। आप लोग हमेशा मुझे यहाँ बांध के रखते हैं, मैं कोई
बकरा नहीं हूँ, मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं कोई गाय नहीं हूँ जिसे आप हमेशा बांध के रखते हैं। आप लोग हमेशा अपनी चलाते हैं। अगर मुझे विविजन के साथ घूमने में अच्छा लग रहा है तो आप लोगों को इससे भी तकलीफ़ है, ये जानते हुए कि मेरे साथ 2 सर्वेंट्स और गई थी और मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। आप लोग हमेशा मुझ पे शक करते हैं और आपको लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत ही कर रहा हूँ, चाहे मेरे इरादे कितने अच्छे हों। लेकिन आप अंकल कभी भी उन चीज़ों को नहीं देखना चाहते। ठीक है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। आप चाहते हैं ना मैं कुछ ना खाऊं? अब मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं मर नहीं जाता और मैं अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जाता। वांग जी को रोता देख विभूषण एकदम से उसे हक कर लेता है और कहता है, प्लीज़ अंकल, आप जानते हैं इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से आप कैसे रुला सकते हैं? लंजा जैसे रहना चाहे वो रह सकता है, और अगर आपको कोई एतराज़ है तो मैं अभी के अभी हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ और इसे बिना सिस्टम के, बिना रिचुअल के हम कागज़ी पे शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इसका मेरे साथ घूमना लोगों को इस सेक्ट के लिए बदनामी क्रिएट कर सकता है, बदनामी, आप लोगों की जो चीज़ें हैं, इज्जत है, वो उछल सकती है, तो मैं आप लोगों को लिखित में देता हूँ कि वांग जी आज के बाद मेरा होने वाला हस्बैंड है और वांग जी को कोई भी कुछ नहीं कह सकता कोई, और मैं डीमन रेल में जाकर इनसे शादी कर लूँगा। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। लंचरन जो है वो चुप हो जाते हैं, अपने आप को शांत करते हैं और वो कहते हैं, देखिए डीमन एम्परर, हीलिंग पैट्रियार्क, हमें आपको इस तरह से शर्मिंदा करने का कोई भी इरादा नहीं था। बस मैं नहीं चाहता कि वांग जी या हमारे सेक्ट को लेके कोई भी रूमर उड़े। तो वींग गुस्से में कहता है, किसकी इतनी मजाल जो आपके सेक्ट या फिर मेरे होने वाले स्पाउस के लिए कुछ बोल दे। अगर किसी ने ऐसी कोई हिमाकत भी की, ऐसी हिम्मत भी की, ऐसा उसके मन में विचार भी आया, तो याद रखिएगा मेरी तलवार और उसका सर होगा। मैं उस इंसान को मारने से पहले सोचूंगा भी नहीं। इसलिए बता देना लैंड डिसिपल्स को कि अगर किसी ने फालतू का रूमर उड़ाया, फालतू की बकवास की या फालतू की कोई भी गॉसिप की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उस आदमी के धड़ को, सिर को मैं धड़ से अलग कर दूंगा, याद रखिएगा। यहाँ पर वींग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो वांग जी को शांत कराता है, फिर वो वांग जी को कहता है कि खाना खा लो। वांग जी जो है वो मुंह बंद करके अपना सर हिलाता है और मना करता है। वींग कहता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए सबसे बात कर ली, अब तो मान जाओ। और वो लेन चिचन को कहता है, प्लीज़ आप वांग जी को परमिशन दीजिए कि वो खाना खाए, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगा जब तक वांग जी नहीं खाएगा। और वो खाने को त्याग देता है। ये देख के डीमन वर्ल्ड भी सारा हैरान हो जाता है और वो सारे के सारे भी खाने को त्याग देते हैं। और ये देखने के बाद लेन शिचन और लेन चिरन के भी होश उड़ जाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है कि वो क्या करें। तभी लेन चिरन अपोलोजाइज करते हैं वांग जी से और कहते हैं कि वांग जी, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ तुम खाना खाओ, वरना ये डीमन वर्ल्ड से कोई भी खाना नहीं खाएगा और ना ही हीलिंग पैट्रियार्क खाना खाएंगे, ना ही इनकी प्रजा खाना खाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और लेन सेक्ट से ये बात अगर बाहर गई तो हमारे सेक्ट की ही बदनामी है। प्लीज़ ऐसा मत करो बेटा, तुम खाना खा लो। वांग जी जो है वो अपनी लाल आंखों से अपने अंकल को देखता है और कहता है, ठीक है मैं खाना खाऊंगा, लेकिन मैं विंग के साथ ही घूमूंगा। मुझे हीलिंग पैट्रियार्क के साथ रहना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपने मुझे रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोर की सांस लेते हुए लेन शेचन जो है वो हामी भर देते हैं वांग जी को, अपने हाथों से हीलिंग पैट्रियार्क खिलाने लगता है। वांग जी जो है उसे देख के पाउट लिप्स बनाता है और खाने को कुचर कुचर करके आराम से खा रहा होता है। फिर वो अपने हाथों से जो है हीलिंग पैट्रियार्क को भी खाना परोसता है, खिलाता है और हीलिंग पैट्रियार्क भी उसके प्यारे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल हाथों से खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वांग जी जो है वो अपना फेस साफ करता है, जिसमें हीलिंग पैट्रियार्क उसकी मदद करते हैं और फिर वो हीलिंग पैट्रियार्क का जो है फेस साफ करता है। उसके बाद वांग जी को गोद में उठाते हुए हीलिंग पैट्रियार्क उसे उसके रूम तक ले जाते हैं। वहाँ पर बैठ के हीलिंग पैट्रियार्क उसे एक स्टोरी सुनाते हैं। यहाँ पर लेन शिचन और लेन चिरन बात कर रहे होते हैं और चिरन बताता है कि अंकल, वो वांग जी आजकल बहुत अच्छे मूड में रहता है जब वो हीलिंग पैट्रियार्क के साथ रहता है, यानी कि यंग मास्टर वे के साथ रहता है। अगर हम वांग जी से उसकी खुशी छीनेंगे तो वो बगावत कर देगा और उसकी बगावत
आप जानते हैं वो पहले भी अपनी जान देने पे आ गया था, लेकिन अगर उसे हीलिंग पेट्रियार्क का साथ अच्छा लग रहा है तो हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए। हम यही तो चाहते थे कि वो खुशी से शादी कर लें, घर बसा लें, और अगर आज वांग जी हमारा तैयार है उनसे शादी करने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसमें बीच में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। लेन चिरेन जो है वो जोर की सांस लेता है और कहता है, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। कभी कभी मैं सेक्ट के नियम कानूनों के आगे भूल जाता हूँ कि वांगजी पे एक इंसान है। मैंने उससे बहुत मेहनत करवाई है और मैंने उसे सालों तक हर चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड रखा है, हर चीज़ की मनाही की है, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन उस पर डाले हैं, इतने ज़्यादा रूल उसने फॉलो किए हैं कि शायद वो अब थक चुका है। इसलिए उसका माइंड अजीबोगरीब हरकतें करता है, बगावत करता है। मुझे पहले ही समझ जाना था कि किसी को इतना नहीं दबाना चाहिए, और वाकई में हम जिसको जितना दबाएंगे वो उतना उछल के आगे आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब वांग जी अगर हीलिंग पेट्रियार्क के साथ खुश है तो उसे अपना टाइम, उसे अपना वक्त उन्हीं के साथ बिताना चाहिए। और उस समय में मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी गहरा हो, उन दोनों की जो मित्रता है, उन दोनों के अंदर जो समझदारी है, उन दोनों के अंदर जो एक दूसरे को जानने की इच्छा, एक दूसरे को साथ निभाने की इच्छा है, वो और ज़्यादा गहरी होती जाए, और वक्त आए जब वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ तत्पर खड़े हों। मुझे इससे ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। लेन शिचन कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारा वांगजी है वो हीलिंग पेट्रियार्क को अब अपनाने लगा है। और अंकल, मुझे नहीं लगता इसमें हमें आना चाहिए बीच में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप वांगजी को जानते हैं वो कितना ज़िद्दी है। अगर वो कोई ज़िद पकड़ लेगा, और ऐसी ज़िद जिससे हमारे सेक्ट की बदनामी हो, तो फिर ये ज़्यादा हमारे लिए ही मुश्किल होगा। तभी लेन चिरेन कहता है, बट मुझे हीलिंग पेट्रियार्क का वो भाई, वो जंगछा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो तुम्हारे आसपास घूमता है। और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ शिचन, मैं तुम्हारी शादी किसी भी ओमेगा डीमन से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने सेक्ट में कोई भी डीमन नहीं चाहता। यहाँ पर लेन चिरेन को मन ही मन बहुत मायूसी होती है, लेकिन वो अपने अंकल के आगे सिर झुका के नोट कर देते हैं कि ठीक है अंकल, जैसा आप चाहेंगे। लेन चिरेन कहता है, मैं अपने एक नेफ्यू को दिल पे पत्थर रख के डीमन वर्ल्ड को दे रहा हूँ, क्योंकि वो प्रोफेसी और तो और ये डीमन के लोग शांति बनाने के लिए सिर्फ एक ही रीज़न था। मैं वांगजी की कुर्बानी दे रहा हूँ जो मुझे जान से भी प्रिय है, लेकिन मैं तुम्हारी कुर्बानी नहीं दे सकता। तुम इस सेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि तुम सेक्ट लीडर हो आने वाले टाइम में, और मैं तुम्हें किसी डीमन के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारा पार्टनर आए कल्टिवेटेड, वो प्योर ब्लड रेस से हो, वो भी लेन की। अब मैं इस चीज़ पे कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता। तभी वहाँ से जो हमारे लेन शिचन होते हैं वो अपनी लीव लेते हैं। हमारे जो लेन चिरेन होते हैं वो भी अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं। लेन शिचन के दिमाग में वही बातें घूम रही थी जो उसके अंकल ने कही, क्योंकि उन्हें भी मन ही मन जंगछा का क्यूट सा रूप पसंद आने लगा था, और अक्सर वो बातें करते थे तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। उनका भी अकेलापन कहीं ना कहीं किसी की वजह से ही बीत रहा था। तभी वहाँ पर आगे जंगछा उन्हें देख के हाय करता है। जेवजुन उसे मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना है। हालांकि उन्हें कोई काम नहीं होता, लेकिन उनके अंकल की बातें उनके कान में गूंजती है और वो वहाँ से चले जाने के लिए बहाना ढूंढते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर विंग वांगजी को काफ़ी प्यारी सी स्टोरी सुनाता है, फिर उसे थप्पी थप्पी करके उसके सिर पे सिर दबाते हुए उसे सुला देता है। विंग उसके बाद अपनी शिजो और जंगछा से मिलने जाता है, वो जंगछा जो अभी भी जेवजुन का वेट कर रहा था। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।